कैसे हैं आप लोग? आप लोग है तो सही क्या? यह है ही नहीं। हाँ जी, पर्सनैलिटी। सब ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार। कल क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, भूल गए? अरे कल व्यक्तित्व पढ़ा था, पर्सनैलिटी पढ़ा था। और उस पर्सनैलिटी में क्या पढ़े थे हमने? पर्सनैलिटी की विशेषताएं वगैरह पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ गए, फिर प्रकार पढ़े, भूल गए हैं? आया नहीं था? हाँ, क्यों नहीं आया था? अरे हर आदमी कोई हॉस्पिटल में क्या हो जाता है, कोई भी आदमी कहता है हॉस्पिटल गया था बस। चलिए तो बताओ अब एक बार, शांत हो जाओ, बताओ मुझे पर्सनैलिटी के बारे में बताओ। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है। पर्सनैलिटी अंग्रेजी का लैटिन भाषा के जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा। अच्छा, व्यक्तित्व किसका होता है? केवल मनुष्य का होता है। आंतरिक गुणों का होता है, बाह्य गुणों का, दोनों का होता है। आलपोर्ट क्या कहता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करता है। आईजेंग क्या कहता है? स्थिर संगठन है। वुडवर्थ क्या कहता है? संपूर्ण। फिर जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का। बोरिंग क्या कहता है? सामान्य और स्थायी समायोजन है। इसके बाद में प्रकार सिद्धांत पढ़े। टाइप थ्योरी में सबसे पहले हिप्पोक्रेटस के अनुसार, कब? 400 ईसा पूर्व में। कहाँ का? यूनान का। किसके आधार पर? शरीर में बहने वाले तरल के आधार पर। कितने प्रकार? 4। पहला, आगे बताओ। प्रधानता रक्त की। व्यक्तित्व उत्साही और आशावादी प्रकार का होता है। दूसरा, प्लेग्मेटिक, प्रधानता कफ या श्लेष्मा की। व्यक्तित्व विरक्त या भाव शून्यता प्रकार का। तीसरा, कोलेरिक, किसकी प्रधानता? बताओ। गुस्सेल या चिड़चिड़े स्वभाव वाला, तुनक मिजाजी। फिर मेलेनोकोलेरिक, ब्लैक बाइल और विषादी या निराशावादी। इसके बाद में क्रेचमर। कितने प्रकार बताए? 4। कौन कौन से? पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। इसको पिकनिक को और क्या नाम दिया? सिजोइड। और एथलेटिक को क्या नाम दिया? नहीं, साइक्लोइड दिया था। और इसको क्या कहा था? सिजोइड कहा था। फिर कौन आया? शेल्डन ने कितने प्रकार बताए? 3। कौन से? मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एक एक नाम और बताओ इनका। विसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया। सेम उसी के समान बताए थे। अच्छा, इसने रैंक भी प्रदान करके इन प्रबल एंडोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और उनकी चर्चा की थी। फिर इसके बाद में योंग या जुंग, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर कितने बताए? कौन कौन से? बहिर्मुखी। फिर नॉर्मन और याकोर जैसे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या जोड़ा? उभयमुखी। इसके बाद में गीता, कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। फिर भारतीय आयुर्वेद, वात प्रदान,
पित्त प्रधान और कफ प्रधान। फिर रोटर ने आंतरिक नियंत्रण वाला और बाह्य नियंत्रण वाला। फिर स्प्रेंगलर समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया, कितने बताए? 6। कौन कौन से? राजनीतिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक या कलात्मक। फिर रोजनमैन व फ्रीडमैन। बताओ देखें, ए टाइप और बी टाइप। अच्छा कौन सा? बी टाइप। फिर आइजेंक ने कितने? द्विध्रुवीय बताए। पहले पर अंतर्मुखता बहिर्मुखता, दूसरे पर स्नायु विकृति स्थिरता, तीसरे पर मनोविकृति सुपर इगोई क्रियाएं। आज ये मौला पूरा खाली हो गया। इधर वाले लोग इधर बैठ गए क्या, या फिर इधर वाले लोगों ने आना ही बंद कर दिया, बोले फालतू में टॉर्चर होने में कोई फायदा नहीं है। ये तो बकवास ऐसे ही चलती रहेगी लंबे समय तक। अब होली के बाद ही आएंगे, ऐसा सोच लिया क्या? हाँ बताओ तो आगे। कोस्टा और मैक्रे ने बिग 5 मॉडल दिया, कितने बताए? 5। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके बाद कितने प्रकार? कौन कौन से? तीसरा, अगला थॉर्नडाइक ने कितने? कौन कौन से? माइक्रो, डायरेक्ट, मैक्रो। फिर आधुनिक कौन कौन से? विचारशील, भावशील और कर्मशील। फिर कितने? कौन कौन से? कपूर, कोयला और हरी घास। जो हरी घास है वो टाइम पे क्लास में नहीं आती है। टाइम पे क्लास पे कौन नहीं आता है? हरी घास। कपूर है वो पहले 2-4 दिन जल्दी आया था, अब तो कम ही आता है ना। आता तो है लेकिन मन कम ही लगता है उसका। और कोयला प्रकार के है वो लगातार आ रहे हैं ना, रुके नहीं है बीच में। आज देखो वो किशन फिर नहीं है ना, आ गया किशन। यार संवेगात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए आदमी को, तुनुक मिजाजी थोड़ी होना है। फिर आगे शील गुण ट्रेट के आधार पर। ट्रेट थ्योरी किसने दिया? आल्पोर्ट ने। कितने प्रकार? कौन कौन से? सामान्य और व्यक्ति विशेष। सामान्य किस में पाए जाते हैं? समाज के अधिकतर लोगों में, और वो व्यक्ति विशेष में। अच्छा, यदि किसी समाज के आपस में, समाज के लोगों के आपस में शील गुणों की तुलना करनी हो तो कौन से प्रकार को अपनाओगे? अरे सामान्य शील गुणों के आधार पर तुलना कर सकते हैं कि समाज में, एक समाज में फिक्स है कि दयालु का शील गुण है सभी में, अधिकांश लोगों में, तो इसमें कितना है, कम है, इसमें ज्यादा है, उसके आधार पर आप लोग तुलना कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अच्छा, व्यक्तिगत प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना और कितनी बताई? 3। पहला कार्डिनल, एक व्यक्ति में 1 या 2 विश्व प्रसिद्ध होता है कि नहीं होता है। दूसरा केंद्रीय, एक व्यक्ति में 5 से 10 होते हैं, यही व्यक्तित्व का आईना होता है। फिर इसके बाद में गौणशील गुण, ये गौणशील गुण एक व्यक्ति में अनेक होते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्त होते रहते हैं। फिर इसके बाद में केटल ने शील गुणों के आधार पर कितने भागों में? 2। कौन कौन से? सतही शील गुण और अच्छा, सतही क्या होता है? सरफेस ट्रेट, जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति के शील गुण होते हैं तो सामान्य सी बातचीत करने में, सामान्य से बोलने चालने में दिन में 2, 4, 5 बार, 10 बार, 20 बार क्या होते रहते हैं? व्यक्त होते रहते हैं। व्यक्त होंगे, अभिव्यक्त होंगे। वो सतही मतलब बिल्कुल सतह पर है, बिल्कुल ऊपर किनारे पर है, नजदीक है। जब थोड़ी सी जरूरत पड़ी, जैसे एक व्यक्ति में हास्य का गुण है, हास्य का गुण है तो वो थोड़ी सी बात हुई और उस पर हंस दिया, इसका मतलब वो हास्य का गुण कौन सा हो जाएगा? सतही शील गुण हो जाएगा। कुछ शील गुण ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, समुद्र में दबे होते हैं, वो इतने जल्दी निकलते नहीं है। जैसे कई बार आपने किन्हीं लोगों के साथ रहते हो,
और उनके कुछ गुणों के बारे में आपको बहुत बाद में पता लगता है, तब आप कहते हो यार तू बड़ा छुपा रुस्तुम निकला। हम कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसका वो मूल शील गुण है वो जल्दी से व्यक्त नहीं होता है। वैसे मूल शील गुणों को व्यक्त करवाने के लिए कुछ सतही शील गुण मिलकर काम करेंगे ना, तब उसको निकाल के लाएंगे, तब वो बाहर आएगा। जैसे आपने उदाहरण दिया सामुदायिकता, निस्वार्थता और हास्य, यदि ये तीनों गुण एक साथ मिलेंगे ना, तब एक नया गुण शील गुण सामने आएगा और वो होगा मित्रता नामक शील गुण। इसका मतलब है कि मूल शील गुण जो होते हैं ना, वो मूल शील गुण दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं, सतही शील गुणों द्वारा उसे व्यक्त करवाया जाता है। इसलिए सतही शील गुण सूचक के नाम से भी जाने जाते हैं। यही देखा था आपने? फिर इतना ही लिखा था। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद में अच्छा एक बार बताइए मुझे, एक व्यक्ति है जिनका नाम है आलपोर्ट। क्या नाम है? आलपोर्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं मैं। आलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई? आलपोर्ट के अनुसार शील गुण कितने? 17,953। अच्छा लगभग की बात करूं तो लगभग कितने? 18,000। याद रह जाएगा क्या या भूल जाएंगे? भूलना नहीं है ना। आलपोर्ट के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम है केटल। क्या नाम है? केटल। आलपोर्ट के बाद कौन आया? केटल। अच्छा केटल नामक व्यक्ति ने इन शील गुणों को इसने बता दिया 17,953 बता के चला गया। अब इन शील गुणों को मापना था कि भाई इन शील गुणों को मापने के लिए हमें परीक्षण बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टेस्ट बनाएंगे, जैसे हमने बुद्धि के मापन के लिए टेस्ट बनाए थे वैसे। तो कौन कौन से शील गुण है जिनको मापने के लिए हम टेस्ट बनाएंगे? यदि मान लो एक शील गुण को मापने के लिए एक टेस्ट भी बने तो कितने टेस्ट हो जाएंगे? मामला डावाडोल हो जाएगा ना। इसलिए इसने क्या किया कि उनमें से मुख्य मुख्य शील गुण छांटे, एक कारकीय विश्लेषण या सांख्यिकीय विश्लेषण विधि का प्रयोग किया। फैक्टर एनालिसिस के तहत इसने शील गुण छांटे। इसने कहा ये बाकी वाले शील गुण नहीं, ये इनकी पर्यायवाची है। ये प्रकाश कह रहा है कि सर आप वाला लिखना था क्या? हाँ बिल्कुल लिखना था मेरे वाला। सवाल आएगा? अरे संयोग से मान लो मैं ही एग्जामिनर हो गया तो फिर कौन चैलेंज करेगा? हाँ कोई चैलेंज नहीं करेगा। फिर वो सवाल आ सकता है और वो सवाल भी केवल आपके ही सही होगा, बाकी और किसी के सही नहीं होगा। अच्छा देखिए केटल ने 17,953 बताए। इनमें से कारक विश्लेषण विधि के आधार पर छांटते हुए इनको ले आया 4,541 की हल्का करया को नहीं? थोड़े बहुत तो हल्के हुए, एक नहीं हुए, लगभग। अब बताओ लगभग 5,000। लगभग कितने? 5,000। फिर केटल को लगा कि यार काम करने बेटा। विक्रम पूछ रहा है कि सर आज आप रोज ब्लैक शर्ट क्यों पहन कर आते हैं? ये पॉलिसी है, संस्थान के नियम है, ये उत्कर्ष का संविधान है, इसलिए पहन के आता हूं। कोई विशेष बात थोड़ी है यार, अनुमान नहीं लगा सकते आप। मैं यदि प्लाजो पहन के आता तो आप कहते कि यार ये क्या कर दिया आपने, तो पूछने लायक बात थी। हैं इसमें क्या पूछना? हाँ चलिए। फिर इसको लगा कि यार इनसे तो काम चलेगा नहीं, और कम किया। अब की बार इसने क्या किया कि जो पहला पहला अक्षर जिनका समान था ना उनको मिला लिया, उनको एक साथ ले लिया। इसलिए कम करके और कम करके कर दिया 171। कितना कर दिया? 171। लगभग 200। लगभग 200। फिर इसके बाद
पेपर बनाने बेटा, कितने बनाए, कितने पेपर बनाए बेचारा, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। इसने कहा नहीं नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और कम करना पड़ेगा, इसलिए इसने और कम किए। और अब की बार इनमें से ले आया 35। आ रहा है नजदीक। ये 35 बताए, इन 35 को इसने 2 भागों में बांट दिया। 35 को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। इसने कहा कि जो सामान्य व्यक्ति है ना, कौन से व्यक्ति है, सामान्य आपकी तरह, उनमें तो पाए जाते हैं 23, और जो असामान्य व्यक्ति है ना, असामान्य व्यक्ति, उनमें पाए जाते हैं 12। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं केटल ने कुल 35 शील गुण बताए, उनमें से 23 तो किस में पाए जाते हैं, सामान्य व्यक्तियों में, और 12 किस में पाए जाते हैं, असामान्य व्यक्तियों में। ध्यान रह जाएगा, 23 तो सामान्य व्यक्तियों में और 12 किस में होते हैं, असामान्य व्यक्तियों में। फिर देखो इन 23 में से पेपर बनाने बेटा, लेकिन पूरे नहीं बने इसे, केवल 16 गुणों के मापन के लिए पेपर बने इसे, टेस्ट बना, और उसका नाम हो गया 16 PFI। क्या नाम हो गया, 16 PFI, मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्वेंट्री, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अब आपको पूछा जाएगा केटल द्वारा बनाई गई व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कितने गुणों का मापन करती है, तो आप क्या बताओगे, 16। किसके गुण है वो, सामान्य व्यक्तियों के। किसके हैं, सामान्य व्यक्तियों के। ध्यान रह जाएगा। तो एक बार तो आप ऐसे कैसे छाप लो इसे, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है, फिर आगे लिखेंगे मापन में। सेम ऐसे कैसे छाप लो, जगह छोड़ दो। अच्छा जल्दी चले गए थे ना, शील गुण 17,953, ये ऐसे कैसे छाप लो, आप समझ जाएंगे। ये जो छांटा गया है कौन सी विधि के आधार पर छांटा गया आपको पता है, कारकीय विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। कारकीय विश्लेषण विधि। लिख लिया। अब इस वीक में ना, इस वीक का आज 2 दिन तो चले गए ना, इस वीक में थोड़ा माइंड सेट पॉजिटिव करके बैठना ना। अपनी क्लासें जैसे लंबी लंबी लग जाए तो अपने घबराना नहीं है। आपकी सुबह क्लासें होती है क्या, नहीं वो तो लास्ट की बातें हैं, अभी तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब परेशान तो नहीं होते उन सुबह क्लासें होती नहीं है, इस टाइम ही आते हो। ये टाइम वैसे है तो बेकार है ना, क्योंकि ना चैन से सो पाते हो। पहले दिन में सोने का प्रयास करते हो, नींद आती नहीं, फिर एक टाइम होता है ना, उस टाइम में जाके नींद आती है, फिर नींद आने लग जाती है, फिर आना पड़ता है? वही तो नहीं आ रही, अच्छी बात है। जिस दिन नींद उड़ जाएगी ना, उस दिन तैयारी की राह पर आओगे आप। हो गया क्या? आलपोर्ट ने शील गुण कितने बताए? 17,953। केटल ने कितने बताए? छांटते 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 कितने पर आया? 35। जिसमें सामान्य व्यक्तियों में कितने, असामान्य कितने?
इन 23 में से क्या बनाई? 16 PFI। बस हो गया। अब लिखो व्यक्तित्व के सिद्धांत। अब तक व्यक्तित्व कौन से सिद्धांत थे? अब तक व्यक्तित्व कौन से सिद्धांत थे? शील गुण सिद्धांत थे, प्रकार सिद्धांत थे। अब लिखेंगे सिद्ध व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत। अच्छा, सबसे पहला सिद्धांत लिखो। पहला क्या है? एकमात्र ये, इसमें तो ढंग से देखें तो यही व्यक्ति है जो सिद्धांत के नाम पर कुछ दिया है इसने। मनोविश्लेषणवादी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। वेरी गुड, सिगमंड फ्राइड। जानते हो क्या सिगमंड फ्राइड को? कहाँ का रहने वाला है ये? बताओ तो। वियना, ऑस्ट्रिया। वियना का रहने वाला है ना, ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में पहला कौन सा लिखा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड। अच्छा, बाकी चीजें चर्चाएं तो हम इसकी फिर बाल विकास में करते रहेंगे, लेकिन एक चर्चा यहां पर करनी होगी। इसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए थे? 3। वो 3 प्रकार नहीं, वो व्यक्तित्व के 3 मनोदैहिक स्थितियां हैं। कैसी स्थितियां हैं? मनोदैहिक स्थितियां। मनोदैहिक स्थिति का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? मनोदैहिक स्थिति। मनोदैहिक स्थिति का मतलब है कि मानसिक भी है और शारीरिक भी है, दोनों कारकों से मिलकर बनी है। और व्यक्तित्व व्यक्ति का कैसे बनता है? मानसिक और शारीरिक दोनों कारकों से मिलकर बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों प्रकार के गुणों को सम्मिलित करते हुए इसने मनोदैहिक स्थितियां बताई है व्यक्ति की। कितनी? 3। कौन कौन सी बताई? इड, ईगो और सुपर ईगो। ध्यान रह जाएगा। कौन कौन सी बताई है? इड, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, ये 3 स्थितियां बताई है इसने, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो एक नाम लाइन में लिखो। इस सिद्धांत में फ्राइड ने व्यक्ति की 3 मनोदैहिक स्थितियों का वर्णन किया। 3 मनोदैहिक स्थितियों का वर्णन किया। तीन मनोदैहिक स्थितियों का वर्णन किया। अब एक बार है ना, इन स्थितियों को केवल और केवल आप समझेंगे, है ना। इसको कहा जाता है इदम। ये होती है ईगो यानी अहम, और ये होती है सुपर ईगो यानी परम अहम। ये लो, इड, ईगो, सुपर ईगो, अहम और प्रायम, ये दो। अब पहले तो थोड़ी फेंको, बताओ मुझे क्या होती है ये। इदम तो क्या होती है? आक्रामक होती है। हाँ, जैसा दिमाग में आ रहा है कि इनके बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये तो आक्रामक होती है। हाँ, और पशुओं में पाई जाती है। वेरी गुड। और बताओ।
दो ही बात निकली। देख सकते हैं, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। बच्चे में सुपर ईगो नहीं होगा, बुढ़े में इड नहीं होगा, नहीं होगा। और बताओ देखिए, नींद नहीं लेनी है, नींद नहीं लेनी है। खलासी को नींद आने से ड्राइवर को नींद आने की पूरी संभावना रहती है, और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, पीछे से कुछ कोर कमेटी को छोड़कर, कोर कमेटी का तो पता है मुझे, वो तो बता बुतू देंगे, लेकिन उनको तंग नहीं करना है। और कोई? ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मोहल्ला खाली करके लोग बाग पीछे क्यों भाग गए? वो उधर वाला सवाल पूछना सही सिद्ध नहीं हुआ उनके लिए। अब देखो मैं समझाता हूं ना, ध्यान से समझना। हम किसकी बात करेंगे? तीन स्थितियों की बात करेंगे। हमने अभी तक इड, ईगो और सुपर ईगो को समझा नहीं, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक तरीका अपनाता हूं, उस तरीकों को देखिए। देखिए, मैं एक तराजू बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? तराजू। यहां पर मैं लिख रहा हूं शारीरिक इच्छा। क्या लिख रहा हूं? शारीरिक इच्छा। यहां पर मैं लिख रहा हूं मानसिक इच्छा या मानसिक शक्तियां। एक ही बात है ना, मानसिक शक्तियां, पावर्स, मेंटल पावर्स। मैंने कौन सी स्थिति बनाई है? इड की स्थिति बनाई है ना। मुझे ये बताओ, इसमें मजबूत क्या है? शारीरिक इच्छा है एक मानसिक शक्ति है? देखो, तराजू में पलड़ा नीचे भारी, जिसमें वजन ज्यादा होता है ना, वो नीचे होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ, इसमें शारीरिक इच्छा भारी है कि नहीं है? अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि व्यक्ति की ऐसी मनोदैहिक स्थिति जिसमें उसकी शारीरिक इच्छाएं उसकी मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं हो। व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उसके मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं हो, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इड कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? इड कहेंगे। अच्छा, सामान्यतः ये, मैं सामान्यतः की चर्चा कर रहा हूं, ये बचपन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बचपन में। पूर्णतः नहीं है। सामान्यतः ये कब पाया जाता है? बचपन में पाया जाता है। दूसरी मैं ऐसी स्थिति बताऊं आपकी, जिसमें यदि मैं ऐसी तराजू बनाऊं और ये लो, अब की बार क्या स्थिति है? शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन है या नहीं है? शारीरिक इच्छा और मानसिक शक्तियों के मध्य क्या है? बैलेंस्ड, संतुलन है। इसको, ये सामान्यतः युवा अवस्था में अधिक पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? युवा अवस्था में। मैं ये कह सकता हूं कि ये युवा अवस्था, किशोरावस्था ज्यादा सही रहेगा। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। घर गृहस्थी लोगों में अधिक पाई जाती है। जो गृहस्थी लोग होते हैं ना, शादीशुदा जीवन जीते हैं, उनमें अधिक पाई जाती है। और तीसरी स्थिति जो होती है ना, तीसरी स्थिति वो ये होती है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उस व्यक्ति के मानसिक शक्तियों के पूर्णतः नियंत्रण में होती है। यहां पर तो शारीरिक इच्छाएं नियंत्रण में होती ही नहीं है, यहां पर दोनों के मध्य बैलेंस पाया जाता है, और यहां पर पूर्णतः नियंत्रण में होती है। क्या नियंत्रण में होती है? शारीरिक इच्छाएं। यह सामान्यतः वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। 2-3 लाइन सामने निकल कर आई है अपने, अभी तक 2-3 बात अपने सामने निकल कर आई है। देखिए, इसको और समझने के लिए यदि हम समझें तो, जैसे मान लो, कैसे समझे?
जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं ना, स्कूल के बच्चे हैं। 3 दोस्त है, एक दोस्त ने उन दोनों दोस्तों को कहा, उन दोनों दोस्तों को कहा कि यार मेरे क्या तेरे और तेरे सभी के घर में यार पंखा नहीं है और स्कूल में लगे हुए हैं 3, क्यों न हम आज छुट्टी होने के बाद, चाबी तो अपने पास रहती है, हम इसको लॉक लगाएंगे नहीं और पागल बना देंगे ऐसे ही, और फिर वापस आके 3 पंखे उतार लेंगे, स्क्रू ड्राइवर, वो पेचकसन, प्लास वो सब मैं ले आऊँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। हम 3 पंखे उतार लेंगे, एक एक अपने घर में लगा लेंगे, आराम से 1 बजे बाद में जब छुट्टी होती है ना, उसके बाद जाके मस्ती से हवा का आनंद लेंगे। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि देख भाई, घर वालों ने कहा है चोरी नहीं करूंगा, घर वालों ने क्या कहा है? चोरी नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा। तो उसने कहा तो कोई बात नहीं, अपराध नहीं करेगा तो किसी को कहना मत। बोले ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को कहूंगा, ना मैं अपराध करूंगा, ना मैं पंखा उतरवाने में सहयोग करूंगा, ना मैं पंखा घर ले जाऊंगा, और ना मैं किसी के किस बारे में बताऊंगा, ना मैं आपका साथ दूंगा। तीसरे वाले दोस्त ने कहा, मां मूर्ख मनुष्य, चोरी करना महापाप है, शास्त्रों में लिखा गया है यदि तूने चोरी की ईश्वर को पता लग जाएगा, तेरे कर्म बुरे होंगे, सड़ेगा, गलेगा, मरेगा, मोक्ष तो तुझे कतई नहीं मिलेगा। और रुक, अभी बताता हूं मैं। सीधा प्रिंसिपल साहब के पास गया, बोले साहब ये छोरा पंखा ले जाएगा आपका, और उसके घर वालों के पास गया, बोले ये पंखा उतारने की बात कर रहे हैं। देखो 3 दोस्त थे, उसमें पहला वाला दोस्त था ना, उसमें ये प्रवृत्ति बहुत भारी थी, इड प्रवृत्ति। दूसरे वाले दोस्त में ईगो था। तीसरे वाले दोस्त कौन सी स्थिति से लौट रहा था? सुपर ईगो की स्थिति से लौट रहा था। देखिए, जो व्यक्ति क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहने के बावजूद भी नींद लेता है, इसका मतलब उसकी शारीरिक इच्छा मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं है। किस प्रवृत्ति का हुआ? इड प्रवृत्ति का हुआ। जो क्लास में नींद नहीं लेता है, किस प्रवृत्ति? जिसकी शारीरिक इच्छाओं और मानसिक शक्तियों में संतुलन है, वो किस प्रवृत्ति का हुआ? ईगो प्रवृत्ति का। और जो पड़ोसी को भी नींद नहीं लेने देता है, किस प्रवृत्ति का हुआ? सुपर ईगो प्रवृत्ति का हुआ। जिसकी शारीरिक इच्छाएं उसकी मानसिक शक्तियों के पूर्णतः नियंत्रण में आ चुकी हो। बात समझते हैं क्या? अच्छा देखिए, ये जो सिद्धांत है ना, इड सिद्धांत, इड प्रकार का व्यक्तित्व है, ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? बोले बस मुझे सुख चाहिए, शारीरिक इच्छा है मेरी कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मतलब मार्केट में दिखाई दे रही है रसगुल्ला खाना है तो मैं रसगुल्ला खा के रहूंगा, मैं गुलाब जामुन खाना है तो मैं गुलाब जामुन खा के रहूंगा, चाहे मैं रोऊं, चिल्लाऊं, चोरी करूं, उसको दुकान को बोले इस शीशे को पत्थर मार के उस शीशे को तोड़ दूं, तोड़ के लेके भाग जाऊं, लेकिन रसगुल्ला खाना है। मतलब उसकी शारीरिक इच्छा उसकी मानसिक शक्तियों के बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। बात समझ रहे? दूसरा वाला व्यक्ति है, वो दूसरा वाला व्यक्ति दुकान वाले को कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तीसरा वाला व्यक्ति यदि दूसरे वाले को दुकान वाले ने कहा कोई बात नहीं, पैसे कल दे देना, लिख लेता हूं मैं, रसगुल्ला ले ले, वो खा लेगा। तीसरा वाला जो व्यक्ति है ना, वो कहेगा ना उधार का तो काम ही नहीं है, और उधार का काम ही नहीं है, भले ही रसगुल्ला खाए बगैर रह जाऊं, लेकिन उधार तो नहीं रखूंगा। उधार रखना तो बहुत बड़ा पाप है। किस प्रकार का है? अरे ऐसे नहीं समझो तो ऐसे बता दूं, आप सोच के देखो, ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करेगा, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा। किस पर करेगा? वास्तविकता के सिद्धांत पर। ये नैतिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। ये किस पर काम करता है? नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में टेंट लगा हुआ दिखाई दिया। टेंट समझ गए ना?
टेंट लगा उधर, वो काम तो चल ही रहा था, गजब की खुशबू आ रही थी, वो लगा कि यार, मन ही मन सोचा कि यार चला जाऊं, और यदि पकड़ा गया तो बोले बाद में सोचूंगा। इस बात को तो साइड में रख, पकड़ा गया तो इसको तो बाद में सोचूंगा कि पकड़ा गया तो क्या होगा। जबरदस्ती घुस जाएगा किसमें? टेंट में, और खाने का लुत्फ उठाएगा। इसकी शारीरिक इच्छाएं उसके मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं है। दूसरा वाला व्यक्ति, अच्छा आपने ऐसे व्यक्ति भी देखे ना, घर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो सामान्यतः एक दो लोगों को तो बुलाना भूल ही जाते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों को बुलाना भूल जाते हैं। सगा भाई है उसको बुलाना भूल गए, हमने न्योता नहीं दिया उसको कहा नहीं, भूल गए। उधर बारात एग्जिट होने को तैयार है, निकासी पर है, उधर वो भाई ने उसके घर वाले ने आराम से मस्ती से घर बैठे हैं। अब रिश्तेदार आएंगे तो कोई ना कोई उसके घर में भी चला जाएगा, थोड़ी देर उधर चला जाता हूं। उसने कहा रे क्या हुआ, तुम तैयार ही नहीं हुए, अभी बैठे हो? बोले बुलाए ही नहीं, और बिन बुलाए नहीं जाएंगे। किस प्रकार के लोग हैं? ईगो, शारीरिक इच्छाएं मानसिक शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में नहीं, लेकिन समायोजित है, संतुलन है, बैलेंस्ड है। समझ पा रहे ना? और तीसरा प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कम से कम 10-20 बार आके बोले नहीं साहब आपको आना ही पड़ेगा, हमारी विवाह में तो आप आओगे तो शोभा बढ़ेगी, आप तो स्वागत करता हो, सबसे बड़े आप ही हो, हम तो धन्य हो जाएंगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसके वहां पर जाएगा। वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा? नैतिकता वाला। उसकी शारीरिक इच्छाएं मानसिक शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में होगी। बात समझ पा रहे हैं क्या? यह सामान्यतः बचपन में अधिक होगा, सुखवादी सिद्धांत पर काम करेगा। यह किशोरावस्था में अधिक होगा, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा। यह वृद्धावस्था में अधिक होगा, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं क्या आप? देखिए तो है ना अच्छी तरह से, ज्वाइंट फैमिली की विशेषताएं मैंने बताई रखी है आपको। ज्वाइंट फैमिली में जो भी लोग हैं सब लगभग मॉडल एक ही प्रकार का मिलता है। 5-7 उनके पिताजी भाई है तो उनके 2-2, 4-4, 5-5 है तो भी लाइन सी लगती है, सब एक ही जैसे होते हैं। हाँ, एक ही थान से कपड़े आते हैं उनके। अब आप सोच के देखो, एक जमाना था, अच्छा वो काम तो उनके लिए तो वो खाना पीना तो केवल मृत्यु भोज में हो सकता है, जो ट्रैक्टर भर के जाते हैं तब उनको सबको लेके जाते हैं। शादी विवाह का प्रोग्राम है तो बच्चों को कौन ले जाए? शादी विवाह तो एक जना जाता है, और यदि बाई चांस मान लो एक जने को एक जना साथ ले गया, एक विवाह में एक बच्चे को साथ ले जाया जाए तो वो तो 10-15 है, वापस नंबर आते आते वापस रामनवमी आ जाएगी देव उठनी से, ऐसी हालत हो जाती है। अब बच्चों के पास एकमात्र उम्मीद बचती है, पहले तो वो थोड़ा बहुत प्रयास तो करते हैं भाई, प्रयास करते हैं, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा किसी को कहते हैं, फिर दो लगाई जाती है उनके, तो उनके इड वहीं शांत हो जाता है, शारीरिक इच्छाएं वहीं शांत, मानसिक शक्तियों को अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है उनको। उनके पास एक अंतिम उम्मीद ये बचती है कि यार जब वापस आएगा ना विवाह से, क्या लेकर आएगा? याद करो, जिसे क्या कहते हैं आप? कोतलिया, लावणा, आया याद है? लावणा लेकर आएगा। अब आप सोच के देखिए, यदि आप ज्वाइंट फैमिली में बच्चों कभी थोड़ी बहुत स्टडी की हो तो 5-7 है, 5-7 एक प्रकार के टाबर है, वो ध्यान, उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो महत्वपूर्ण रूप से थोड़ा होशियार भी होगा, इड प्रवृत्ति का होगा। वो बच्चा ध्यान रखेगा कि कब आए, उसको अनुमान रहता है कि भाई 4 बजे तक तो आ ही जाएगा, तो 4 बजे के बाद वो विशेष ध्यान रखता है। अब उसको दूर से ही पता लग गया कि आ रहा है, हाथ में देख लिया उसने, हाथ में थैली है, वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा, वो बच्चा उन बाकी वाले बच्चों को गेम में उलझाएगा कि भाई तुम ये करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम यहाँ नींव बनाओ, तुम यहाँ ये दीवार तुम बनाओ, और तुम ये चबूतरा बनाओ, और मैं तब तक एक काम करता हूँ, मैं तब तक एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूर जाके जोधपुर से बालेसर से पत्थर लेके आता हूँ। वो अपनी गाड़ी को लेके थोड़ा दूर चला जाएगा, वो तो काम में लगे हुए अपने अपने में, वो उधर गया। अब वो ध्यान रखेगा चोरी निगाहों से कहाँ रखता है वो, उसने मान लीजिए अब ज्यादा कहाँ रखे वो बेचारा, वो लाके उसने कहीं अलमारी में पटक दिया होगा, पटक दिया, उसने पीछे से देखा, वो थोड़ा बैठ गया, आते ही चाय वाय पिएगा वो आदमी, कौन लोड लेगा इस बात पर? वो पीछे से गया अलमारी के पास, उठाया उसको,
और कहीं साइड में जहाँ कोई देखे नहीं है अचानक से, उस जगह बैठ के अब उसके मन में तो आ रहा है कि यार बहुत सारे हैं, पीछे 5 है। फिर उसने कहा छोड़ कोई देखेंगे, जितना हो सके ना उतना खा ले। पूरा साफ कर दिया, कंप्लीट साफ कर दिया। वो बालक किस प्रवृत्ति का है? इड, क्योंकि उसकी शारीरिक इच्छाएं उसकी मानसिक शक्तियों के बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। फिर आप स्थिति देखिए, थोड़े 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 बड़े हुए, वही स्थिति आई जब वहां से वापस मिठाई आई। एक स्थिति ऐसी आई तो सभी चारों ओर बैठ गए, कटोरी ले ली। यही होता है, एक एक कटोरी ले ली, चारों ओर बैठ गए। और उनकी मदर या कोई भी हो जो उसको विभाजित करे, डिवाइड करे, उसको कह दिया अब यदि उसमें बोले सबको बराबर आना चाहिए। ध्यान रखता है, खुद का नहीं, सबका ध्यान रखता है। किसी के ज्यादा तो नहीं आ रहा है, किसी का कम तो नहीं आ रहा है। यदि एक चक्की आई है ना उसमें, तो उसके डिवीजन, टुकड़े। एक लड्डू आया तो उसके डिवीजन, टुकड़े होंगे बराबर। यदि किसी को ज्यादा दे दिया तो वो कहेगा नहीं, नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं मुझे ज्यादा दो, लेकिन सबको बराबर होना चाहिए। किसी भी हाल में किसी के भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसको भी मैं ज्यादा नहीं लेने दूंगा और इसको कम नहीं लेने दूंगा। इसको कम क्यों दिया? वो बराबर। एक स्थिति धीरे 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 चलते 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 ऐसी आएगी, जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, तब स्थिति ऐसी आएगी, वो मिठाई आएगी ना, घर वाले आपके सामने रखेंगे ना, तो भी आपकी शारीरिक इच्छा तो होगी कि इसको खाया जाए, लेकिन वो शारीरिक इच्छाएं मानसिक शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में हो जाएगी। और आप कहेंगे बच्चों को खिला देना, रहने देना, बच्चों को दे दे। आपकी शारीरिक इच्छाएं मानसिक शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में आ गई है। मुझे एक बात बताओ, पहली वाली स्थिति कैसी होगी? इड। दूसरी वाली स्थिति कैसी होगी? ईगो। और तीसरी वाली स्थिति कैसी होगी? बताओ। ये सुखवादी सिद्धांत पर काम करेगा ना, उसको तो सुख मिलना चाहिए, चाहे कोतली भले ही पूरी खाली हो जाए। इधर वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा, इधर नैतिकता के सिद्धांत पर काम करेगा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। सामान्य तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग देखते हो ना, उनमें ईड ज्यादा पाया जाता है। उनकी इच्छा हो गई कि इसको एक कनपटी में दो फायर करने हैं, वो करेगा। उसकी मानसिक शक्तियों के, उसकी शारीरिक इच्छा नियंत्रण में, उसकी इच्छा हो गई कि इसके 2 थप्पड़ मारनी है, वो मारेगा। क्योंकि उसकी शारीरिक इच्छाएं है ना, वो मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं होती है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में ज्यादा होता है। इसलिए इन लोगों को पशु प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं? पशु प्रवृत्ति। इनमें दया धर्म कुछ भी नहीं होता है। सामान्यतः आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, चाहे उसकी कैसी भी स्थिति है, उसकी मदर ने कहा बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू इतना बड़ा हो गया, अब मेरे से गोद में नहीं चलेगा, तू और बहुत दूर जाना है, मैं पैदल पैदल। वो बच्चा कहेगा ना, मैं तो गोद में रहूंगा। वो उसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें दया भावना कोई भाव नहीं है। वो तो कहेगा नहीं। उसकी शारीरिक इच्छा है कि वो गोद में रहे, तो वो शारीरिक इच्छा पूरी करेगा। मानसिक शक्तियों के बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पशु प्रवृत्ति। इन लोगों को मनुष्यों में राक्षस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्यों में राक्षस कहा जाता है। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को मनुष्यों में क्या कहा जाता है? राक्षस कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? ये जो व्यक्ति होता है ना, ये शादीशुदा घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं ना, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करते हैं। समाज के लिए इनमें ईगो बहुत ज्यादा होता है। युवावस्था में, किशोरावस्था में ईगो बहुत ज्यादा होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा होता है। वो वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करेगा। इस अवस्था के, इस स्टेज का कोई बालक यदि स्कूल में, कई बार ऐसे बालकों ने शिकायतें किए, बोले मैं और कुछ नहीं है, मेरी गलती क्या थी, मुझे पीटा क्यों? यदि आपने मुझे पीटा, मेरी गलती बता दीजिए। आप सबके पास घूम जाएगा, प्रिंसिपल साहब के पास जाएगा, बोले मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे पीट लिया, ठीक है पीट लिया, लेकिन मेरी गलती बता दीजिए। बिना गलती मुझे क्यों पीटा? घर में भी कई बार हम कह देते हैं कि मेरी गलती क्या थी। इसका मतलब वो किस पर काम कर रहा होता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर। छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को पीट भी लिया तो उसमें ईगो नहीं है। उसमें क्या नहीं है? ईगो। प्रवृत्ति कौन सी है? ईड प्रवृत्ति। ज्यादा से ज्यादा ईड प्रवृत्ति है। यदि पीट लिया आपने तो पत्थर उठाएगा, खोपड़ी में मार देगा। ईड प्रवृत्ति है उसके पास, लेकिन उसके पास ईगो नहीं है। वो वापस बैलेंस नहीं बनाएगा। वो केवल किस प्रवृत्ति पर चलेगा? ईड प्रवृत्ति पर।
और ये व्यक्ति है ना, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करेगा। इसलिए जितने भी गर्भग्रस्ती लोग हैं ना, उन लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ईगो को बचाए रखते हैं। इसलिए समाज के रीति रिवाज, रूढ़िवादी सिद्धांतों और समाज के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। समाज ने कह दिया मतलब कह दिया। यदि 5 लोगों ने ठीक ढंग से आगे उनको कह दिया ना, चाहे वो उनके कितना ही अहित में फैसला है, लेकिन वो फैसला लेंगे, क्योंकि उनको समाज की फिक्र होती है, उनको ईगो की फिक्र होती है अपने, इसलिए वो ऐसा फैसला लेंगे। देखो कई बार ऐसी समस्याएं आती है, जैसे विवाह विच्छेद जैसे घर में बात आती है ना, तो कहते हैं समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब उनमें क्या है, ईगो जाता है। सामान्यतः इन लोगों में ईगो जाता है। ये लोग है ना, ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके पास इंसानियत है। ये तो राक्षस है, डाकिए ये तो इस प्रकार के। ये मनुष्यों में मनुष्य हैं। ये जो लोग हैं ना, ये सुपर ईगो वाले, ये साधु संत सन्यासी महात्मा, साधु महात्मा में सर्वाधिक पाया जाता है। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये लोग मनुष्यों में देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनुष्यों में देवता कहलाते हैं। बात समझ में आएगी? अब आप इस तराजू को भूल जाइए भले ही। अब हम तराजू को भूल जाए तो भी हम तीनों प्रवृत्तियां अलग अलग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इड प्रवृत्ति का व्यक्ति शारीरिक इच्छा पूरी करेगा, ईगो व्यक्ति का बैलेंस बना के रखेगा, और सुपर ईगो शारीरिक इच्छा को दबा देगा। शारीरिक इच्छा को क्या कर देगा? वो दबा देगा, उसका क्या कर देगा? दमन कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहां बालक को यदि सामने आपने एक थप्पड़ मारा, बालक को गुस्सा आया तो सामने लगा देगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर, या फिर आपने थप्पड़ मार लिया, वापस नहीं लगा सकता तो रोएगा आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, क्योंकि उसकी शारीरिक इच्छा है, उसको पूरी कर रहा है वो। इधर ईगो प्रवृत्ति का जो बालक होगा ना, वो यदि उसकी गलती नहीं है और ईगो हर्ट कर दिया आपने, देखो सबसे बड़ी समस्या यहाँ किशोरावस्था में यही होती है। बोले कुछ भी करने का था, लेकिन जयकांत सिकरेगा, ईगो हर्ट नहीं करने का था। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लास में बच्चे की इंसल्ट करना, बच्चे को हर्ट करना, उसके लिए सबसे मुश्किल होता है किशोरावस्था में। ये 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये। 9th में फिर भी ठीक है, 10th में फिर भी चल जाएगा, 11, 12th में यदि स्टूडेंट आ गया और उसके बाद में आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया ना, हमेशा हमेशा के लिए आपका विरोधी बन जाएगा वो। खुलेआम उसकी निंदा कर दी ना, और साथ में लड़कियां और बेटी हो, गया काम से, उसके बाद हमेशा के लिए आपका क्या बन जाएगा? विरोधी बन जाएगा। इसलिए वो बच्चा केवल किससे डरेगा? ईगो से डरेगा, कि उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाए। फिर उधर सुपर ईगो तो समझ ही पा रहे हैं, उसके तो कोई बेइज्जती नहीं होती है। सुपर ईगो वाला जो व्यक्ति होता है, जो नैतिकता के सिद्धांत पर चला जाता है, देखो आप सोच के देखो, ईड वाला बच्चा है ना, उसको आपने कह दिया डीजे बज रहा है बेटा डांस कर ले, नहीं करूंगा। एक बार उसके दिमाग में जम गई नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, किसी भी हाल में नहीं करूंगा, और इसके दिमाग में आ गई नहीं कि डांस करूंगा चाहे कुछ भी चल रहा है, तो वो डांस कर लेगा। इधर ईगो वाला व्यक्ति है ना, सामान्यतः डांस नहीं करेगा। देखो ईगो वाले कौन होते हैं? दूल्हे के दोस्त। इस अवस्था में ही गुजर रहे होते हैं, दूल्हे के दोस्त। वो डीजे वीजे बज रहा है ना, दूल्हे के दोस्त तो समझते हैं आप कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के, वो सब आते हैं उसमें, सारे प्रकार के व्यक्ति, तो वो लेप्टोसोमेटिक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आते हैं। वो अलग अलग प्रकार के कपड़े उपड़े पहन के, कोई घड़ी पहन के, नए नए कपड़े पहन के, वो इधर से कटिंग बनाया हुआ बींद राजा वाली अलग, ऊपर वो झुंपा साग अलग 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 होते हैं ना उनके। वो दूल्हे के दोस्त होते हैं, और दूल्हे को खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई की शादी है। किसकी शादी है? भाई की, यार की शादी है, और यार की शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो शाम को जब डीजे बजता है ना, तो वो अंधेरा होता है ना डीजे की एक तरफ, वहां खड़े रहते हैं। फिर वो, अब यार बेइज्जती हो रही है ना, क्योंकि दूल्हा भी तो ईगो की प्रवृत्ति में चल रहा है। अभी वो प्राइम में नहीं पहुंचा है, उसके बाद तो उसको हंसी आएगी कि यार मैं क्या कर रहा था उस टाइम में। लेकिन अब वो उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, तो उसको लगता है कि यार यदि मेरी शादी में 100, 200, 300 लोग डांस नहीं किए ना, 2 बजे तक डांस नहीं किया ना, तो फिर फेल है शादी। तो शादी का तो कोई मतलब ही नहीं है, दिखाना है सबको, ईगो है उसमें। तो वो उनको बुलाएगा, उन पर खूब खर्चा करेगा, और उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाएगा।
वो जबरदस्ती, अब उनमें ईगो है ना यार, बेइज्जती हो जाए ना, हर्ट हो रहा है ना सबके सामने, क्योंकि डांस जानता नहीं है, और डांस जानता नहीं है तो फिर केवल पाँव हिलाना हाथ हिलाना जानता है। अब वो सामने यदि खुला होके डांस कर ले तो बेइज्जती, खत्म हुआ आदमी, दूल्हे का दोस्त। इसलिए वो दूल्हे के दोस्त एक दूसरे के अंदर पड़ते हैं, एक दूसरे होते हैं ना उनके अंदर, एक में टांग पसली ऐसे, टांग पसली ऐसे, ये हालात रहती है उनकी, क्योंकि वो ईगो से बचना चाह रहे हैं। फिर एक उनमें समझदार होगा ना, उसका ईगो ज्यादा हर्ट होगा ना, वो कहेगा भाई देख ऐसे नहीं डांस किया जाएगा, कोई व्यवस्था कर। फिर वो व्यवस्था करेगा उसके लिए। अब व्यवस्था करेगा तो 10 दोस्त है, उनमें से 5 ने तो व्यवस्था कर ली, 8 ने कर ली, 2 ने कह दिया नहीं पीते हैं। बोले भाई की शादी बार बार होती है क्या? एंजॉय कर, लाइफ का एंजॉय कर। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? लेके क्या आएगा? 2 जोड़ी कपड़े ज्यादा से ज्यादा लेके आया होगा, और बेइज्जती लेके जाएगा, वीडियो बन जाएगा यहाँ। फिर ऐसी हालत होती है किस 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 अवस्था में? ईगो की अवस्था में। जब ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। कौन सी स्थिति होती है? समायोजन की स्थिति होती है। यहां पर सुपर ईगो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपर ईगो में आदमी जाने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, मैंने कपड़े फटे हुए हैं कि मैले हैं, कि मैंने स्नान किया है कि नहीं किया है, मैंने सेविंग की है कि नहीं की है, मैं किस स्थिति में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबके सामने। अच्छा मैं कहां बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ज्यादा लोड नहीं लेगा वो। और कहां नाच रहा हूं, क्या करना, वो व्यक्ति कैसे ही अपना डांस कर लेगा, जैसे उसको आता होगा ना वैसे उनके बीच में घूम जाएगा, मजे कर लेगा, एंजॉय कर लेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक इच्छाएं अब किसके नियंत्रण में आ चुकी है? पूर्णतः मानसिक नियंत्रण में। ये व्यक्ति किसी प्रकार का पाखंड कर सकता है, कितने ही लोगों के सामने किसी भी प्रकार का पाखंड कर सकता है, ईगो वाला नहीं कर सकता है। ईगो वाला उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता है, और ईड वाला तो समझते हैं वो तो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, उसको ज्यादा इनसे लेना देना नहीं होता है। ईड क्या लिखा है? छापरी, छपरी है, छपरी है नहीं? हाँ। और ईगो स्टूडेंट और सुपर ईगो टीचर। अवस्था के अनुसार तो होता ही होता है। ये लिख रहा है, ये इस बात को लिख रहा है। अब मुझे बताइए इन चीजों को समझे कि नहीं समझे आप हल्के हल्के, कि भाई ईड प्रवृत्ति क्या होगी, ईगो क्या होगी, और सुपर ईगो की प्रवृत्ति क्या बन जाएगी। ये तीनों अलग अलग स्थितियां बनती है। अब एक कहानी सुनाऊं मैं आपको। मैं एक बार मेरे शहर कुचामन सिटी में मैं रहा करता था, नजदीक में मेरे एक हॉस्टल हुआ करता था, छोटे बालकों का हॉस्टल था वो, जिसमें छोटे बड़े भी रहते तैयारी करने वाले, लेकिन छोटे जो क्लासों में जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उस हॉस्टल में रहा करते थे। अक्सर तो मैं उस हॉस्टल में जाता रहता था, सामान्यतः मैं उस हॉस्टल में उन बच्चों के साथ में मिलता रहता था, घुलता मिलता रहता था, बातें करता था कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूर से आए हुए होते हैं, मन लगे कि नहीं लगे, इसलिए शाम को उनके साथ में खेल लिया। मैं सामान्य सा उनके साथ जाता था। मैं एक दिन छत पर खड़ा था, बच्चे खूब खड़े थे, छत पर आराम से आपस में घूम रहे थे। धीरे धीरे बच्चे अपना खाना वाना खाने के लिए चले गए। 2-4 बच्चे बचे। एक बड़ा बच्चा था जो कॉलेज में पढ़ रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, वो शायद दूसरी क्लास में था, दूसरी क्लास में पढ़ रहा था। अब वहां क्या नजदीक एक कॉलेज हुआ करती थी, उस कॉलेज का रास्ता हुआ करता था, उससे आने जाने वाले स्टूडेंट जो होते थे ना वो उसी रास्ते से आते जाते थे। तो वो जो कॉलेज को छुट्टी हुई होगी इसलिए भीड़ समूह लड़के स्टूडेंट लड़कियां वहां से गुजर रही होगी, इसलिए वो जो बड़ा बच्चा था जो कॉलेज में पढ़ने वाला तैयारी करने वाला बच्चा था वो थोड़ा सा आगे चला गया दीवार के पास और उसने टकटकी लगा ली। भाई उधर से लड़कियां गुजर रही है, क्या लगा ली उसने? टकटकी। नजर हिला ही नहीं रहा है। वो जो छोटा सा बच्चा था ना, छोटा सा बच्चा, उसने उसको आवाज लगाई, बोले रे सुन ए महामूर्ख, तू भी किसी दिन लड़की का बाप होगा, शर्म नहीं आती तुझे? बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चा था वो, बहुत असाधारण बच्चा था। इस बात को सुन के मुझे सिगमंड फ्राइड याद आ गया। मैंने कहा जो बच्चा किशोरावस्था में है ना उसमें तो है ईड। किशोरावस्था में जो बच्चा था ना उसमें तो क्या थी? ईड। उसकी शारीरिक इच्छाओं पर मानसिक शक्तियां नियंत्रण में नहीं थी। और जो बच्चा बचपन में, उस बच्चे में सुपर ईगो। याद करके देखो उस बच्चे में क्या है? सुपर ईगो। इसका मतलब इसे यह तय नहीं होता है कि ईड केवल बचपन में ही पाया जाए।
इड वृद्धावस्था में भी पाया जा सकता है। जैसे इड वृद्धावस्था में हो सकता है, जैसे ईगो जो है ना, ईगो किसी भी अवस्था में हो सकती है, और सुपर ईगो है ना, वो बचपन में भी पाया जा सकता है। सुपर ईगो कहां हो सकता है? बचपन में भी हो सकता है। मैंने लिखा है सामान्यतः बचपन, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। क्लियर है? लिखो। ओहो दीपिका नहीं आगे बात लिख रही है, वो पूछ रहा हूं। सर मेरे लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर का रिश्ता आया था, अब मैं रीट की तैयारी करूं या नहीं करूं? मैं देखे पूछता हूं, देखे छोरों से पूछता हूं, चलो बताओ रे क्या करना चाहिए? मौज करनी चाहिए। और लड़कियों क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। नहीं मतलब हमें क्या बता रहे हो तो? हैं? नहीं कहना क्या चाह रहे हैं? मैं फर्स्ट ग्रेड नहीं हूं क्या? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये, क्या मेरी पत्नी तैयारी नहीं करती है क्या? लिखो लिखो। अरे लिखो रे, नंबर 1 लिखो। नंबर 1 इड किसमें? अरे मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी तैयारी कर रही है, इसलिए कह रहा हूं यार। कहां ईड आ गया? आप पूरी बात तो सुनते ही नहीं है आप। लिखो नंबर 1 इड, इदम। लिखो इस अवस्था में, इस अवस्था में इस अवस्था में व्यक्ति की इस अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उसकी मानसिक शक्तियों के नियंत्रण में नहीं होती है। नियंत्रण में नहीं होती है। नियंत्रण में नहीं होती। ये तराजू बना लो, एक साइड में, एक साइड में लिख लेंगे हम बिंदु। और ये कह रहे हैं तीसरा टाइप का फूंपा होता है। नहीं, फूंपा तो दूसरे टाइप का ही होता है आजकल। हो गया? तराजू बना ली ना? लिखो। यह सामान्यतः बचपन में अधिक पाया जाता है। यह सामान्यतः बचपन में अधिक पाया जाता है। सामान्यतः बचपन में अधिक पाया जाता है। सामान्यतः बचपन में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो। यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट लिखो, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में अधिक होता है। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में अधिक होता है। नेक्स्ट लिखो, ये व्यक्तित्व पशु प्रवृत्ति का होता है। ये व्यक्तित्व पशु प्रवृत्ति का होता है। ये व्यक्तित्व पशु प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट लिखो, ये मनुष्यों में राक्षस कहलाते हैं। ये मनुष्यों में राक्षस कहलाते हैं। मनुष्यों में राक्षस कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिखो, ईगो, अहम, अहम, इसमें लिखो, इस अवस्था में बालक की शारीरिक इच्छाओं एवं मानसिक शक्तियों, बालक की शारीरिक इच्छाओं एवं मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन पाया जाता है। संतुलन पाया जाता है। तराजू बनाओ। नेक्स्ट लिखो, यह सामान्यतः किशोरावस्था एवं गृहस्थ व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। मतलब इस दुनिया का कितना नैतिक पतन होगा ना, कितना नैतिक पतन हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये पूछ रहे हैं सीटी का सिलेबस आ गया नहीं आया? अभी कहाँ गया सिलेबस? अभी सीटी की डेट आई है। सीटी की डेट होगी बहुत जल्द। वो सीटी राज्य स्तर पर है अभी,
राज्य स्तर कार्मिक विभाग उसमें क्या क्या चेंजेस करता है, 40% करता है, 50% करे या फिर 15 गुना ही रखें, क्या क्या चेंजेस करे, वो चेंजेस करके जल्दी निकाल देगा। डेट आ जाएगी, तैयारी करो, तैयारी का आता पता रहना जरूरी है। डेट का कोई आता पता नहीं हो, सिलेबस का कोई नहीं हो तो कोई नहीं, फॉर्म कब भरे जाएंगे, जब भरे जाएंगे तब भर देना। तैयारी कर रहे हो तो फिर फॉर्म भरने से तो ये तो है नहीं कि तैयारी कनेक्शन है कोई, तैयारी करते रहो आप लोग। हो गया ना? हाँ, ये तो बिहार के मुजफ्फरनगर में एक शादी में आया वीडियोग्राफर, दूल्हे की बहन को लेकर फरार। थाने मामले को थाने में दर्ज करवाया। कितना नैतिक पतन हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी खबरें सुन के ऐसा लगता है कि यार समाज किस दिशा में जा रहा है। मतलब 7 जन्म का फैसला 7 घंटे में, 7 घंटे तो 7 घंटे तो रहे ही नहीं होंगे, केवल फोटो में खींची होगी उसने तो 7 मिनट में। यार पता नहीं क्या हो जाएगा। सर इड और सुपर ईगो की तराजू चेंज करो। क्यों क्यों करें इड और सुपर ईगो की तराजू चेंज? नहीं नहीं सही है अपना। लिख लिया? किशोरावस्था, गृहस्थी, ये लिख लिया। फिर लिखो ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी लिख लिया। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं, ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। ये मनुष्यों में मनुष्य कहलाते हैं। फिर लिखो सुपर ईगो। सुपर ईगो इसमें क्या लिखोगे? लिखो इस अवस्था में बालक का, इस अवस्था में बालक का, बालक की, इस अवस्था में बालक की शारीरिक इच्छाएं, बालक की शारीरिक इच्छाएं बालक की शारीरिक इच्छाएं उसकी मानसिक शक्तियों के, उसकी मानसिक शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में, पूर्ण नियंत्रण में होती है, पूर्ण नियंत्रण में होती है। बनाओ तराजू। बनाओ तराजू। बना दिया? देखो ये सामान्यतः वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। ये सामान्यतः वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। ये सामान्यतः वृद्धावस्था में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो ये नैतिकता, ये नैतिकता ऑब्लिक आदर्शवादी, ये नैतिकता ऑब्लिक आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो
ये साधु संतों, सन्यासियों, कोष्टक में लिखो प्राचीन काल के में अधिक पाया जाता है। में अधिक पाया जाता है। हो गया, 3 स्थितियां हो गई, अच्छी तरह से जान ली। सवाल पूछूंगा अब मैं इसमें से। अच्छा, इसमें से मैं सवाल पूछता हूं, तो देखिए इन तराजू को भूल जाइए, है ना। अब आप समझ गए कि स्थिति कैसी है। मुझे ये बताइए कि यदि एक बालक का इड उसके ईगो और सुपर ईगो पर भारी हो, एक बालक का इड उसके ईगो और सुपर ईगो पर भारी हो, तो बालक किस प्रकार का होगा? अपराधी प्रवृत्ति का। सामने निकल कर आया ना, मतलब वो उसके ईगो और सुपर ईगो की सुन ही नहीं रहा है, वो बालक केवल किसकी सुन रहा है? इड की सुन रहा है। तो बालक किस प्रकार का होगा? अपराधी प्रवृत्ति का। नीचे लिखो, नोट लगा के। नोट लगा के लिखो, यदि एक बालक का इड, यदि एक बालक का इड उसके ईगो एवं सुपर ईगो पर हावी हो, ईगो एवं सुपर ईगो पर हावी हो, तो बालक अपराधी प्रवृत्ति का होगा। तो बालक अपराधी प्रवृत्ति का होगा, अपराधी प्रवृत्ति का होगा। अच्छा, दूसरी स्थिति बताओ। मान लो एक बालक का सुपर ईगो और ईगो इड पर हावी हो, एक बालक का सुपर ईगो इड पर हावी हो, नैतिक बालक होगा। लेकिन इसको तो यदि दूसरे तरीके से देखूं, तो मुझे बताइए, सुपर ईगो एक मानसिक इच्छा है, इड एक क्या है? शारीरिक इच्छा है। यदि शारीरिक इच्छा को दबा दिया जाएगा तो बच्चा, वो बच्चे की इच्छाओं का दमन होगा कि नहीं होगा? उसकी शारीरिक इच्छा थी कि वो बच्चा खेले, उसकी शारीरिक इच्छा थी कि वो बच्चा जिमने जाए, उसकी शारीरिक इच्छा थी कि वो बच्चा वो काम करे, और यदि उस बच्चे का सुपर ईगो आकर उसे कहता है कि नहीं करना है अपने, तो बताओ उस इच्छा को दमन होगा कि नहीं होगा? भाई चाहे किया उस बच्चे ने ही है, लेकिन इच्छा का दमन तो हुआ कि नहीं हुआ है? और जब भी व्यक्ति की इच्छाओं का दमन होता है तो व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार होता है। आपकी कोई भी इच्छा है और यदि वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो व्यक्ति क्या होगा? कुसमायोजन होगा। इसलिए आपने सुना है ना कि जीवन में यदि व्यक्ति का सपना टूट जाए ना तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। यदि आपका सपना है मास्टर बनने का और यदि वो सपना पूरा नहीं हो पाया ना तो वो आपकी इच्छा का हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। और दमन हो जाएगा तो हमेशा आप क्या रहोगे? कुसमायोजित। फिर कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे हम आगे वाले क्लास में कि कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एडजस्ट करना संभव नहीं होता है, फिर वो समायोजन वापस नहीं मिल जाएगा। इसलिए ठीक रहे कि एक व्यक्ति की न तो इड को कमजोर किया जाए न उसके सुपर ईगो को कमजोर किया जाए, दोनों स्थितियों को बैलेंस में रखा जाए, तब क्या स्थिति आती है? ईगो। और ईगो वाले व्यक्ति में समायोजन सर्वाधिक पाया जाता है। ईगो वाले व्यक्तियों में एडजस्टमेंट सर्वाधिक पाया जाता है। लिखो, यदि एक बालक का सुपर ईगो एवं ईगो, सुपर ईगो एवं ईगो यदि इड पर हावी हो,
यदि इड पर हावी हो तो उसकी इच्छाओं का दमन होगा, तो उसकी इच्छाओं का दमन होगा, एवं बालक कुसमायोजित प्रकार का होगा, एवं बालक कुसमायोजित प्रकार का होगा। बालक कैसा होगा? कुसमायोजित प्रकार का। अब तीसरी लाइन लिख लो, यदि एक बालक के इड एवं सुपर ईगो के मध्य संतुलन होगा, यदि एक बालक के इड एवं सुपर ईगो के मध्य संतुलन होगा तो वह समायोजित प्रकार का बालक होगा। इड एवं सुपर ईगो के मध्य संतुलन होगा तो वह समायोजित प्रकार का बालक होगा। हो गया? देखिए हमने सिगमंड फ्राइड के किस सिद्धांत को पढ़ लिया है? मनोविश्लेषणात्मक को। इड ईगो और सुपर ईगो, तीन स्थितियां हमने पढ़ ली है। फिर देखिएगा अगला सिद्धांत लिखो, विश्लेषणवादी सिद्धांत। विश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया? विश्लेषण मनोविज्ञान का जनक कौन था? युंग या जुंग ने। युंग या जुंग ने। अच्छा इसको देखिएगा एक बार, है ना। मनोविश्लेषणवादी की बात कर रहे थे हम, साइको एनालिटिक की बात कर रहे थे। साइको एनालिटिक का जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। अच्छा फ्राइड दादा जो था ना, उसने मनोविश्लेषणवाद को खूब ढंग से समझाया, क्योंकि वो खुद एक मनोचिकित्सक था। उसने अपने मनोविश्लेषणात्मक विधि से बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे रोगों का इलाज किया। लेकिन इस मनोविश्लेषणवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था, मैं इधर हूं, मनोविश्लेषणवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया था इसी के शिष्यों ने, जिसमें एक सुलेमान था, जिसमें फ्रेडरिक एडलर था, जिसमें युंग था, जिसमें इसकी बेटी थी अन्ना फ्राइड, बहुत सारे लोग थे, एरिक इरिक्सन था। इन सब लोगों को हम लोग न्यू फ्राइडवादी कहते हैं। मतलब फ्राइड के बाद में फ्राइडवादी विचारधारा को, यानी विश्लेषणवादी विचारधारा को क्या किया था? इन्होंने आगे बढ़ाया था। फिर इसके बाद इन्होंने आगे तो बढ़ाया, लेकिन क्या जरूरी है क्या वो जो न्यू फ्राइडवादी आए थे वो सभी के सभी इस सिगमंड फ्राइड से सहमत हो? ऐसा जरूरी तो नहीं है। युंग था इसका शिष्य, वो इससे बाकी सभी बातों पर सहमत था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, एक दो बातें जिनको लेकर युंग इस सिगमंड फ्राइड की बातों पर सहमत नहीं था। उन अलग बातों को लेकर सिगमंड फ्राइड, इसने युंग ने कुछ बातें व्यक्त की आपके सामने, उनको हम लोग किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? विश्लेषणवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कुछ बातों का पुनः विश्लेषण किया उसने, एनालिसिस किया। किसका किया? देखिए, एक तो होता है, आपने कभी नाम सुना काम प्रवृत्ति? आगे मैं ठीक ढंग से बताऊंगा इसको, है ना। काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्राइड ने नाम दिया था लिबिडो। क्या नाम दिया था? लिबिडो। काम प्रवृत्ति को उसने क्या कहा था? लिबिडो। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि व्यक्ति के जीवन का आधार, व्यक्ति के जीवन का आधार, किसका आधार? जीवन का आधार। इसने कहा जीवन में सब कुछ क्या होता है? काम प्रवृत्ति होता है। इस काम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही बालक जीवन में संपूर्ण कार्य करता है।
इसी पर डिपेंड होता है कि बालक कितना सक्सेस होगा, कितना अनसक्सेस होगा। जब से बालक जन्म लेता है उसके बाद से, जन्म के तुरंत बाद से वो काम प्रवृत्ति के कारण ही आगे बढ़ पाता है। यही जीवन का आधार होता है। हम इसके मनोलैंगिक सिद्धांत में जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी इसने दी थी, उसमें हम लोग समझेंगे कि इसने इस काम प्रवृत्ति, जैसा हम समझ रहे हैं ना वैसा नहीं है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति जन्म से शुरू किया इसने, अलग अलग अवस्थाओं में किस किस प्रकार से बालक काम प्रवृत्ति के तहत गुजरता है, कैसे उसकी पूर्ति करता है, कैसे उसकी संतुष्टि करता है, वो अलग अलग बातें उसने बताई है। उसने कहा जीवन का आधार ही क्या है, काम प्रवृत्ति है। युंग ने कहा यार गुरु पागल हो गया तू। युंग ने कहा जीवन का आधार काम प्रवृत्ति हो सकता है क्या यार, पूरे जीवन का आधार ही काम प्रवृत्ति है। इसने कहा नहीं, एक तो ये मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जीवन का आधार इसने कहा एक अलग ही शक्ति है, उस शक्ति का नाम होता है अपृथकीकरण। क्या नाम होता है? अपृथकीकरण शक्ति को बताया। इसने कहा काम प्रवृत्ति नहीं है। एक तो यहां ऐसे मत हो गया। दूसरा, स्वप्न विश्लेषण थ्योरी दी थी, ड्रीम एनालिटिकल थ्योरी दी थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने यह बताया था सपनों की थ्योरी जिसे कहते हैं, सपनों का सिद्धांत कहते हैं। इसने सिगमंड फ्राइड ने यह बताया था कि व्यक्ति को सपना क्यों आता है, व्यक्ति को सपना क्यों आता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि व्यक्ति को सपना इसलिए आता है क्योंकि अचेतन मन जिंदा है उसका। अचेतन मन में क्या होता है? तो व्यक्ति की वह इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई है, वह इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई है, वह सपने जो पूरे नहीं हो पाए हैं, वह चाहत जो पूरी नहीं हो पाई है, उसको उसने कहां भेज दिया? अचेतन में भेज दिया। वो रह रह के बाहर आएगी। किस में आएगी? चेतन में आएगी। वो जो रह के चेतन में आएगी ना, इस कारण व्यक्ति को क्या आता है? सपना। उसने कहा कि यदि उस समय व्यक्ति जाग रहा होता है ना, तो चेतन में आती है तो उसको डिस्ट्रैक्ट तो करता है, उसका कुसमायोजन तो होता है, कई बार उसका मूड अपसेट हो जाता है। जब वो गीत सुनते हैं ना, रह रह के तेरी याद आती रही, मतलब रह रह के जो अचेतन में है ना, वो चेतन में आता रहता है। यदि हम जाग रहे होते हैं तो हमें वो घटना, जो कार्य, जो इच्छा जो हमारी आधी रह गई है, अधूरी रह गई है, वो याद आती है तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग संभाल लेते हैं। यदि उस समय यदि हम नींद में होते हैं और वो अचेतन वाली चीजें कहाँ आती है? चेतन अवस्था में आती है, तो व्यक्ति को क्या आता है? सपना आता है। फिर वो व्यक्ति सपने ही सपने में बैंड बाजा, घोड़ी, उस पर बैठ के जा रहा होता है, तोरण मारने ही वाला होता है, उतने में जग जाता है। ऐसा ही होता है ना लगभग। सपना जो आता है, अच्छा उसमें क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमारी अपूर्ण इच्छा है कि हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। यदि वो कुसमायोजन हो गया उसका, तो रात को फिर सपनों में, हाँ बोले बोल दे, बोल बोल बोल, पकड़ पकड़ पकड़, इसको पकड़, जोर जोर से आवाज करते हैं, सपनों में बोलते हैं ना आदमी। अच्छा, कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा, ये ड्रीम विश्लेषण उनका इतना खतरनाक होता है, उनके अचेतन में इतनी सारी इच्छाएं दमित होती है। कुछ लोगों के तो अचेतन में बहुत कम इच्छाएं होती है। कैसा कभी आपने ऐसे लोगों से कहता सुना है ना कि जो व्यक्ति अंदर जैसा है ना वैसा ही बाहर है? इसका मतलब है वो व्यक्ति में ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई रहस्यमयी व्यक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति होता है ना, जो व्यक्ति बाहर बहुत कम बोलता है, बहुत कम घुलनशील होता है, बहुत कम मिलने वाला होता है, उस व्यक्ति के बहुत सारे रहस्य अचेतन में दबे होते हैं, बहुत सारे रहस्य दबे होते हैं। वो व्यक्ति बहुत कई व्यक्तियों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो व्यक्ति रात में उनको सपना वो इतना भयंकर होता है कि वो रात को कई बार उठ के रवाना हो जाते हैं। ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को उठ के रवाना हो जाते हैं। मैं फोर्स की ट्रेनिंग कर रहा था, हमारे साथ एक लड़का था, रात को उठ के बिस्तर बांध के रवाना हो गया, गेट तक पहुंच गया। मतलब नींद की स्थिति है, ये एक्चुअल स्थिति है, गेट तक पहुंच गया। गेट पे उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं रात को? फिर धीरे धीरे उनको पता लग गया, भाई एक्सपीरियंस होता है उन चीजों का, उनको पता लग गया कि वो छोरा नींद में है पक्का। तो
उसके शायद अचेतन में होगा कि यार मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, या फिर मैं कहाँ फंस गया, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें कुछ ना कुछ तो रही होगी, या घर वालों से मिलने की इच्छाएं बिल्कुल दमित हो गई होगी, उन इच्छाएं वापस आई होगी, तब उसको जगाया गया, तब पता लगा कि रे यार मैं कहाँ आ गया। वो स्वप्न विश्लेषण का काम है। ये सिगमंड फ्राइड बताता है कि ये किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, व्यक्ति को सपना क्यों आता है, अचेतन के कारण। युंग ने कहा नहीं, इसमें अकेला अचेतन जिम्मेदार नहीं है, इसमें चेतन भी है और इसमें अर्धचेतन भी है, इसमें चेतन भी है और अर्धचेतन भी है। इसको पूछा कि कैसे चेतन, बोले चेतन का मतलब होता है जो अनुभव इसने हाल ही में लिए हैं, जो अनुभव हाल ही में लिए हैं। हाल ही में लेने का मतलब जो भी अनुभव उसने लिए ना, रात को वो अनुभव ही सामने आ जाते हैं, वो तो दमित है ही नहीं, वो आते हैं कि नहीं आते। जैसे बताओ, दिन में जो आपने बातें की है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी की पूरी बातें रात को सुना देते हैं, पूरी रील चल जाती है, ऐसे लगता है जैसे दिन भर रिकॉर्डिंग हुई और यहाँ कैसेट लगा दी गई। ऐसे लोग होते हैं जो दिन में पूरी बातें बता दिया करते हैं, रात को पूरी बातें बता दिया करते हैं। देखो ये साक्षी करी सर, मैं बोलती हूँ रात में, ये लो क्या बात है, कितने खुश हुए हैं ना। ये अचेतन में कुछ तो है, हाँ अचेतन में कुछ तो है। साक्षी बोलती हो ठीक है, लेकिन गालियां मत निकालना, कहीं रात को उल्टा सीधा बोल दें। हो गए ये दो बातों से लेकर कौन असहमत है? अच्छा ये ना, ये अचेतन होता है ना, ये अचेतन होता है। ये अचेतन इच्छाएं व्यक्ति की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है व्यक्तिगत अचेतन और एक होता है सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन मतलब उसकी इंडिविजुअल इच्छाएं होती है, और सामूहिक अचेतन का मतलब होता है उसकी जन्मजात इच्छाएं होती है। सामूहिक अचेतन का मतलब क्या होता है, उसकी जन्मजात इच्छाएं होती है, दो प्रकार का होता है। खैर लिखो आप, मेरे मौसा जी को भी यही बीमारी है ये बीमारी नहीं है रे, ये चीजें स्वाभाविक है। ये चीजें क्या है, स्वाभाविक होती है, ये स्वभाव में डली होती है। लिखो लिखो, ड्राइवर को ही नींद आ रही है। क्या लिखा है आपने? विश्लेषणवादी सिद्धांत युंग या जुंग ने। लिखो युंग निम्न बातों को लेकर सिगमंड फ्राइड से सहमत नहीं था। निम्न बातों को लेकर सिगमंड फ्राइड से सहमत नहीं था। नंबर 1 लिखो, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, इसमें लिखो सिगमंड फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन का आधार काम प्रवृत्ति होता है, जबकि युंग के अनुसार सर ऐसा होता है कि रात में आया सपना सच हो जाता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। लिखो, युंग के अनुसार जीवन का आधार इसके अनुसार जीवन का आधार अपृथकीकरण शक्ति होता है।
युंग के अनुसार जीवन का आधार अपृथकीकरण शक्ति होता है। लिखा हुआ आगे कोने में, शक्ति होता है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, शोपन विश्लेषण। शोपन विश्लेषण, शोपन विश्लेषण। इसमें लिखो फ्राइड के अनुसार शोपन का कारण, फ्राइड के अनुसार शोपन का कारण अचेतन होता है, जबकि युंग के अनुसार चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन तीनों होते हैं। चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन तीनों होते हैं। एक और लिखो नंबर 3, सिद्धांत नंबर 3 लिखना है। वैयक्तिक, सही लिखा है क्या? अब सही हो जाएगा। वैयक्तिक उपागम का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेडरिक एडलर ने दिया है। वैयक्तिक उपागम का सिद्धांत फ्रेडरिक एडलर ने दिया है। अच्छा, इस फ्रेडरिक एडलर को हम लोग वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक है। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का आधार, जीने का आधार, इस सिद्धांत के अनुसार जीने का आधार देखो, एक तो पूछा कि अपृथकीकरण क्या है। अपृथकीकरण का मतलब इसने बताया कि वो जो पिछले वाला क्या मान रहा है कि जीवन का आधार काम प्रवृत्ति है। इसने कहा काम प्रवृत्ति से हटकर है, और काम प्रवृत्ति इसने कहा जो फ्राइड मान रहा है ना, वो काम प्रवृत्ति नहीं है, कुछ पृथक चीज है। इसने बताया नहीं है कि क्या चीज है, लेकिन इसने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो उनसे हटकर भी है, पृथक पृथक चीजें हैं। मतलब एक सेम चीज नहीं है कि केवल काम प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें मिलती है, अपृथकीकरण शक्ति होती है। और एक बताया कि कई सारे बुरे सपने, लड़ाई झगड़ा, मारपीट के भी आते हैं, दमित इच्छाओं में आती है, कि बिल्कुल दमित इच्छाओं में आती है। दमित इच्छाएं जो होती है ना, अचेतन जो मन होता है ना हमारा, अचेतन मन 2 प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है कि अचेतन मन आपके इस जीवन की, जो जीवन आपका चल रहा है ना, उस जीवन की ही इच्छाएं दमित हो। उसमें आपके बुजुर्गों की भी इच्छाएं दमित होती है, जो जेनेटिक रूप से, हेरिडिटी रूप से। बजाओ बजाओ। कौन से सर है वहाँ? कोई से भी हो, मजा अपने को भी आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई सा भी, अपन बात कहाँ चल रही थी कि दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं जरूरी नहीं होती है कि व्यक्ति के इस जीवन की ही इच्छाएं दमित हो, उसके पूर्वजों की भी इच्छाएं दमित हो सकती है, और वो भी जन्म दर्वे के साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे मान लो अपने पूर्वज गरीब रहे हैं,
तो उनके पूर्वजों की हमेशा इच्छा है कि हम भी एक दिन अंबानी बने। उसके पूर्वजों की इच्छा, उन पूर्वजों ने उन इच्छाओं को पूरा करने का खूब प्रयास किया होगा, खूब प्रयास किया होगा, फिर भी नहीं बन पाए होंगे और अंततः प्रयास करते करते चले गए होंगे। तो उनका सपना तो अधूरा राग नहीं रहा, वो इच्छाएं उनकी कहां दब कर रह गई, अचेतन में रह गई। और वो इच्छाएं हेरिडिटी के रूप में, जन्नांग द्रव्य के रूप में साथ में हम में भी आ गई। इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि अपूर्ण इच्छाएं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वही अपूर्ण इच्छा हो। हर क्षेत्र में, हर प्रकार में अपूर्ण इच्छा होती है, दमित इच्छा होती है, जो सपना पूरा नहीं होता। छोटे से भी काम होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी एक ने कमेंट किया और उसकी ये इच्छा है कि मैं उसके कमेंट का जवाब दूं और मैंने नहीं दिया, तो उसकी इच्छा क्या हो गया है, दमन हो गया है। और इच्छा का दमन हो गया है तो वो कहां चली जाएगी, अचेतन में चली जाएगी। कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति आने पर वो इच्छा वापस लौट के कहां आएगी, चेतन में आएगी। जब भी उसको कमेंट याद आएगा, जब भी उसको या मैं कहीं दिखाई दूंगा, या जब भी उसको मनोविज्ञान का ये टॉपिक दिखाई देगा, जब भी उसको ये बात सामने आएगी, तो वो इच्छा कहां लौट के आएगी, चेतन में। अब डिपेंड उस पर करता है कि वो जो इच्छा है ना, वो दमित है, वो कितनी तीव्र है। यदि वो थोड़ी सी हल्की सी है तो फिर ज्यादा कुसमायोजित नहीं होगा वो, और यदि वो ज्यादा तीव्र है तो फिर भयंकर रूप से क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? और जितनी भयंकर इच्छा व्यक्ति की होती है, जितनी तीव्रता होती है उसकी इच्छा में, उतना ही भयंकर वो प्रयास करता है कि उसको वो कहां धकेल दें, अचेतन में धकेल दें। लेकिन अचेतन में जाना भी आसानी बात नहीं होती, आसान सी बात नहीं होती है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि हम जिसको भूलना चाहते हैं ना, वो हमें ज्यादा याद आता है। मतलब हम जिस चीज को, जिस बात को, जिस घटना को, जिस विचार को यदि भूलना चाहते हैं, भूलना चाह रहे हैं, इसका मतलब अपने को जबरदस्ती कहां भेजना पड़ेगा उसको, अचेतन में। लेकिन वो हमारे सामने रहेगा। चेतन में रहने का मतलब क्या है, हमारे सामने किसी न किसी वजह से याद आ जाएगा। यदि थोड़ी देर के लिए हम किसी घटना को, किसी को भूलें, और जैसे किसी के परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की डेथ हो गई, तो जाहिर सी बात है वो उसके दिमाग से नहीं निकल रहा होगा। इसलिए हम लोग उसको कई बार कहते हैं कि यार उसको है ना कहीं बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, या फिर उसको कोई मूवी दिखा के लाओ, या उसके पास में बैठो, दूसरी बातें करो, बातें मत छेड़ो, उन बातों को उससे भुलाओ। तो आप याद करके देखो, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई घटना ऐसी होगी जिसकी वजह से उसको वापस वो बात याद आ जाती होगी, और याद आते ही कुसमायोजन शुरू। और इच्छा इतनी भयंकर थी कि कुसमायोजन भी इतना होता है कि वो रोने को मजबूर हो जाता है। तो अचेतन मन में इच्छा कौन सी होती है, केवल और केवल सेक्स से संबंधित नहीं होती है। कोई भी अपूर्ण इच्छा जो व्यक्ति की पूर्ण नहीं हो पाई है, वो इच्छा कहां धकेल दी जाती है, अचेतन में धकेल दी जाती है। फिर मैं आगे जब इसका समायोजन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि उनको धकेलने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग अचेतन में इच्छा भेजते हैं ना, शांतिपूर्वक भेजते हैं, अपनी इच्छा से भेजते हैं। वो चीजें अचेतन में आसानी से चली जाती है, और वो चीजें चेतन में वापस या तो आती नहीं है, और यदि आती भी है तो वो उतना झकझोरती नहीं है आदमी को। लेकिन जो इच्छाएं जिन्हें हम अचेतन में नहीं भेजना चाह रहे हैं, याद करके देखो, नहीं भेजना चाह रहे हैं मतलब इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इसको कहां भेजना पड़ेगा, अचेतन में। तो फिर वो इच्छाएं रह रह के कहां आएगी, चेतन में आएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो ये केवल एक जन्म की कहानियां नहीं होती है, बहुत सारे जन्म की कहानियां होती है। अच्छा, आपने कई बार ऐसे लोगों से सुना भी है ना, वो भी ड्रीम एनालिसिस के तहत है। कई बार ऐसे सुना है ना कि एक बालक ने या एक व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के बारे में, जो पहले जन्म हुआ था, उसके बारे में बहुत सारी चीजें सामने रख दी है। ये सारा किसके कारण, किसका खेल है, ये है चेतन का। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस बात में सत्यता होगी, लेकिन यदि थोड़ी बहुत भी सत्यता होगी, कहीं सत्यता की गुंजाइश भी होगी, तो वो उसकी अचेतन इच्छाएं कौन सी है, जो हेरिडिटी से उसको प्राप्त हुई है, जो उसको पूर्वजों से प्राप्त हुई है। उनकी बातों को यदि वो जान पा रहा है, इसका मतलब उनके पूर्वजों में अपूर्ण इच्छाएं बहुत भयंकर रही होगी, और वो इच्छाएं हेरिडिटी के साथ किस में आ गई होगी, इस व्यक्ति में भी आ गई होगी। दो प्रकार की इच्छाएं होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अचेतन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल, मतलब जो व्यक्ति की खुद की इच्छा है और दमन हो गया है, और एक सामूहिक अचेतन जिसे बोलते हैं वंशानुगत से। तो ये सिगमंड फ्राइड कहता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अचेतन होता है, वो चीजें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है। युंग कहता है कि नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है? सामूहिक अचेतन होता है।
यहाँ पर भी जाकर इनके डिस्ट्रैक्ट है, यहाँ पर भी ये विरोधी विचारधारा में पनपे हैं। युंग कहता है कि नहीं, पूर्वजों की जो इच्छाएं अधूरी रह गई है ना, वो इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के लिए। जबकि सिगमंड फ्राइड कहता है खुद की जो इच्छाएं दमित हो गई है ना, वो इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हे भगवान, अरे मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ क्या? मैं तो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे शाहरुख खान कर रहा है, आप कह रहे हो कैमरे के सामने नहीं है। आप देखा ही नहीं मुझे। आज मेरे लड़ाई झगड़ों वाले सपनों का राज का पता लग गया ना, लड़ाई झगड़े। क्योंकि दिन में यदि किसी से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, फिर वो इच्छा वापस रात को निकल के आती है। और रीट कब आएगी, रीट तू कब आएगी, रीट तू कब आएगी, इसके लिए पुराना वीडियो देखना पड़ेगा या फिर अंकित सर की कविता देखनी पड़ेगी जिसमें लिखा है रीट कब आएगी। हो गया? अब लिखो व्यक्तित्व का मापन। लाओ भेजो। अरे मैं सुना दूंगा रे सबको, क्या लिखा होगा, ढंग की बात तो लिखते नहीं हो तुम। लिखो व्यक्तित्व का मापन। देखो यही तो है ना, यही तो मैंने बता दिया ना सर। कुछ व्यक्ति लाखों में एक अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता देते हैं तथा अपने पिछले जन्म वाले स्थान पर पहुंचकर उन लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। ये लोग मेरे से ये रिश्ते थे, जैसे पहले ये मैंने सोच लिया था, पहुंच गए थे ना उस बात तक। अच्छा करण अर्जुन देखिए ना आपने, मूवी देखिए करण अर्जुन। उस करण अर्जुन मूवी में सामूहिक अचेतन के बारे में बताया गया है। वो मूवी किसको लेकर है? सामूहिक अचेतन को, वंशानुगत अचेतन को लेकर वो मूवी उस पर डिपेंड करती है। अच्छा हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी बनी है ऐसे, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में नहीं बनी है, हॉलीवुड की कई सारी मूवियाँ इस सिगमंड फ्राइड पर बनी हुई है। कभी मौका मिले ना जीवन में तो अचेतन को पूर्णतः समझना बहुत जरूरी होता है। अचेतन बहुत बड़ी चीज है। वैयक्तिक उपागम का सिद्धांत फ्रेडरिक एडलर ने वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक हो गया, जीवन जीने का अपना ढंग हो गया। क्लियर? अब आपने लिखा है व्यक्तित्व का मापन, लिखा नहीं क्या? लिखो तो फिर। इस सिद्धांत के अनुसार जीने का आधार इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो, व्यक्ति का अपना जीवन जीने का ढंग होता है। व्यक्ति का अपना जीवन जीने का ढंग होता है। ठीक है, अब लिखो व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व मापन की विधियां एक ही बात है। व्यक्तित्व का मापन या व्यक्तित्व मापन की विधियां लिख लिया आपने। अपनी व्यवहार को मापने के लिए जो विधियां है ना, वो विधियां दो प्रकार की होती है। व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी का मापन करने के लिए विधियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक विधियां होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियां? प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स। और दूसरी प्रकार की विधियां कौन सी होती है? अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां, एक तो होती है प्रक्षेपी विधियां और दूसरी कौन सी होती है? अप्रक्षेपी विधियां। अच्छा, एक तो प्रोजेक्टिव मेथड और एक होती है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। क्या अंतर होता है? अच्छा मैं ऐसा समझाऊं तो अपने दो प्रकार का मन है, सामान्यतः दो ही है ना, अर्ध चेतन तो बीच में काम करता है, एक चेतन और एक अचेतन। इनमें से चेतन मन को मापने की विधियां कौन सी होती हैं?
और अचेतन मन को मापने की विधियां अप्रक्षेपी, क्योंकि उसमें भी ए लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। यही आधार है अपना? ये नहीं है, ये उल्टा है। प्रक्षेपी विधियों द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? अनकॉन्शियस माइंड का मापन किया जाता है। और अप्रक्षेपी विधियों द्वारा व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, देखिएगा, मैं आपको यह बता रहा हूं, व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन का मापन करना है। चेतन मन क्या होता है? जो सामने उपस्थित है, जो अपने खुद के अनुभव है, जिस पर अपना नियंत्रण है, जिस पर अपना क्या है, नियंत्रण, जिस पर अपना नियंत्रण है। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि आपके चेतन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, तो मैं आराम से बता दूंगा ना अगले को, मैं आराम से राजी खुशी बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा। अब वो पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है मेरे से लिखवा ले, हो सकता है मेरा साक्षात्कार ले ले, हो सकता है मुझसे कोई दूसरा, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को देख ले, अवलोकित कर ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसे कोई भी तरीके हो सकते हैं ना, छोटे मोटे तरीके, जिनके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि मेरे चेतन में क्या चल रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया मेरे घर में, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं घर के सामने, स्कूल में, यहां पर ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बच्चों की हरकतें कैद की जाती है कि नहीं की जाती है? वो हरकतें जो बच्चे कर रहे हैं वो उनके नियंत्रण में एक नहीं है, उनसे उनके व्यवहार का पता लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? इसका मतलब है कि अप्रक्षेपी विधियां, ये जो चेतन मन है ना, चेतन मन का अध्ययन कैसे ही किया जा सकता है। फिर एक दूसरी बात से यदि मैं आपको जोड़ूं तो प्रक्षेपी का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रक्षेपण। यह किस शब्द से बना है? प्रक्षेपण से बना है। किससे बना है? प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना या थोपना। कभी आपने सिनेमा देखा है ना? प्रोजेक्टर देखा है क्या आपने? प्रोजेक्टर क्या होता है? जिसके अंदर डीवीडी लगाओ, सीडी, और वो चीजें किरणों के रूप में कहां फेंकता है? पर्दे पर फेंकता है कि नहीं फेंकता है? एक मशीन लगी होती है सिनेमा में, प्रोजेक्टर लगा होता है, और वो प्रोजेक्टर किरणों के माध्यम से कहां फेंकता है? बोर्ड पर फेंकता है। इसका मतलब है कि वो अंदर से बाहर फेंकता है कि नहीं फेंकता है? व्यक्ति के चेतन की जो चीजें है वो तो बाहर ही पड़ी है। व्यक्ति के अचेतन में क्या है? उस व्यक्ति के अचेतन में क्या है? वो चीजों का पता सामान्य समय पूछूंगा, आपके अचेतन में कौन सी इच्छाएं दमित है? पहली बात तो आप बताना ही नहीं चाहोगे, और बताना चाहोगे भी तो अचेतन में जो जो इच्छाएं दमित है ना, वो इच्छाएं जब चाहोगे ना तब चेतन में थोड़ी आएगी, वो तो समय परिस्थिति के अनुसार आएगी, तो आप बता भी नहीं पाओगे ना। तो व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन कैसे हो? उसके अचेतन में जो भी चीजें हैं ना उनको बाहर फेंकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके लिए जो भी विधियां काम में ली जाती है वो प्रोजेक्शन मेथड्स होती है। मतलब ऐसी कोई विधियां जिनके माध्यम से उसके अचेतन में जो कुछ भी चल रहा है ना उसको कहां फेंकना है? उसको बाहर फेंकना है। इसका मतलब अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए जो विधियां काम आती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी विधियां बोलते हैं। और चेतन मन के लिए आपको नॉन प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं होती, आपको प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं होती, आपको बाहर फेंकने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही बाहर पड़ी है, उनको केवल पढ़ना है। देखो, एक दिन मैंने आपको यह भी बताया होगा, सिगमंड फ्राइड कितना अच्छा समझा रहा है। पानी भरा है ना, बर्फ का टुकड़ा पड़ा है इसमें। ये जो बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, आप मुझे एक बार बताइए, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये 90% उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? ये अचेतन मन होगा कि नहीं होगा? अचेतन मन। और ये कौन सा मन होगा? ये चेतन मन होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये तो केवल 10% है, ये कितना है? 90% है। ये बाहर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चेतन मन बाहर दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक स्थिति बताओ आप लोग, यदि आपको इस चेतन का अध्ययन करना है, इस चेतन का, तो बताओ इसे देखकर अध्ययन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कि बर्फ का कलर कैसा है, रंग कैसा है, देख सकते हैं ना अध्ययन। इसका मतलब अवलोकन विधि द्वारा, बहिर् दर्शन विधि द्वारा, या फिर साक्षात्कार विधि द्वारा, कोई सी भी ऐसी सामान्य विधियां जो
कैसी विधियां हो, अप्रक्षेपी विधियां हो, उनके द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि आपको इसको जानना है, इस अचेतन को जानना है, तो मुझे एक बात बताओ, इस बर्फ के टुकड़े को बाहर लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और बाहर लाना पड़ेगा तो कोई ना कोई विधि का यूज करना पड़ेगा, और बाहर लाने के लिए जिन विधियों का यूज करते हैं वो कहलाती है प्रोजेक्टिव मेथड्स, प्रक्षेपी विधियां। ध्यान रखिएगा। आपने क्या लिखा है? व्यक्तित्व का मापन या व्यक्तित्व मापन की विधियां लिखो। लिखो, इसमें लिखो एक लाइन, व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती है। व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती है। हो गई? कैसे लिखेंगे? लिखो, ए लगा के लिखो प्रक्षेपी विधियां, ए लगा के लिखो प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां, इसमें लिखो प्रक्षेपण शब्द का, प्रक्षेपण शब्द का व्यक्तित्व मापन में, प्रक्षेपण शब्द का व्यक्तित्व मापन में सर्वप्रथम प्रयोग फ्राइड ने किया था। लेकिन इसको प्रसिद्धि फ्रैंक ने दिलवाई। फ्रैंक ने दिलवाई, जैसे फेंकते हैं ना वैसे ही फ्रैंक ने दिलवाई। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रक्षेपण का अर्थ होता है, प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना या थोपना। फेंकना या थोपना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। अब नहीं, मजा नहीं था उनमें ना। हो गया? क्या लिखवाना चाह रहा था मैं? अचेतन मन का अध्ययन तो लिख लिया ना आपने, कौन सी विधियों द्वारा? नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रमुख प्रक्षेपी विधियां निम्न है। प्रमुख प्रक्षेपी विधियां निम्न है।
प्रमुख प्रक्षेपी विधियां निम्न है। प्रमुख प्रक्षेपी विधियां निम्न है। नंबर 1 लगाओ, कौन सी है? IBT लिख लो पहले, IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण। इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। अच्छा, बता सकते हैं क्या मुझे इस परीक्षण का निर्माण किसने किया? किसने किया निर्माण? हरमन रोरसा ने। किसने किया? हरमन रोरसा ने। इसलिए इसको कई बार हम रोरसा परीक्षण भी कहते हैं। कब बनाया इसका? 1921 में, 1921 में बना था ये, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसमें कुल कार्ड कितने हैं? कितने? 10। वेरी गुड। इनमें से कैसे हैं? 5 तो पुरुष। कलर पूछ रहा हूं मैं। 5 काले। अच्छा, काले कितने? 5। फिर लाल काले कितने? 2। फिर रंगीन कितने? कुछ समझ में आया क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया। कार्ड का मतलब क्या है? हैं? फ्लैश कार्ड। कार्ड का मतलब ताश की पत्ती से भी बड़ा है। स्लेट और आपका रजिस्टर है A4 साइज, इतना बड़ा एक कार्ड है। व्हाइट पेपर है। क्या है? थोड़ा सा मजबूत है। थोड़ा सा क्या है? मजबूत है, फटे टूटे नहीं। टाइम हो गया क्या आपका? चलिए वापस आके इसको पढ़ते हैं ना, स्लाइड को लगा रहने देना।